हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडैमिनेशन प्रोसेस। अगर आप एनवीएस प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, आप एलडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए कंडैमिनेशन प्रोसेस का जो टॉपिक है आपको अपने सिलेबस में देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट डिस्कस किया था, तो ये हमारी सीरीज की सेकेंड वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं कंडैमिनेशन प्रोसेस के बारे में। इसका पर्पस क्या है, कमेटी बनाई जाती है, किस तरीके से एनवीएस में कंडैमिनेशन होगा, कौन डिसाइड करेगा किस प्रोडक्ट का कंडैमिनेशन होना है या नहीं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक पर। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, आप लिखेंगे अपना नाम, स्पेस देके लिखेंगे अपनी सिटी, स्पेस देके आपका एग्जाम का नाम, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीएससी हो या फिर ईएमआरएस हो, उन एग्जाम के बारे में आप लिख सकते हैं। पोस्ट प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल वो लिख के आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर शेयर कर सकते हैं 8447410108 पर। आप हमारे साथ हमारे फेसबुक ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बिलीव करते हैं सेल्फ स्टडी में घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, आपको मटेरियल ढूंढने में दिक्कत आ रही है, कहीं पर पूरा सिलेबस नहीं मिल रहा है, तो स्टडी पोर्टल आपको प्रोवाइड करता है नोट्स जो कि आपको बाय कोरियर डिलीवर किए जाते हैं। ये पूरा बुक का सेट होता है जिसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर है। आप चाहे हिंदी मीडियम स्टूडेंट है या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए ही नोट्स अवेलेबल है। ये नोट्स भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। एनवीएस के अलावा आप चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या फिर ईएमआरएस, सभी नोट्स अवेलेबल है। इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके प्लेस कर सकते हैं अपना ऑर्डर। अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ऐप पर जाना है और आप जो है स्टोर पर जाएंगे और वहां पर आपके पास ऑप्शन दिखाई देगा, आप एनवीएस लिखेंगे तो आपके पास काफी सारे कोर्सेज आ जाएंगे। इसमें से काफी सारे लाइव कोर्सेज है जो हमारे खत्म हो चुके हैं, एंड पे हैं, और रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। जो आप रिकॉर्डेड बैच है वो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि एनवीएस कंडैमिनेशन जो प्रोसेस है वो क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडैमिनेशन। जो कंडैमिनेशन है उसका पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, हम क्यों कंडैम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। तो हम कंडैम करते हैं अगर किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन एक्सपायर हो जाए। अगर उस प्रोडक्ट की लाइफ स्पैन एक्सपायर हो गई है तो हम प्रोडक्ट को कंडैम करते हैं, ठीक है। सेकेंड, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, वो रिपेयर नहीं हो पा रही, इकोनॉमिकल रिपेयर है। कई बार होता है ना कि जितने का प्रोडक्ट होता है उससे ज्यादा रिपेयर में खर्च आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मशीन है, वो 5 लाख रुपए में आपने खरीदी थी और उसके रिपेयर में 8 लाख का खर्च आ रहा है, तो ये क्या है, बियॉन्ड इकोनॉमिकली रिपेयर होगी। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम जो है उस प्रोडक्ट को कंडेम कर देंगे। टेक्निकली ऑब्सोल्यूट है कि आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, या तो पार्ट्स एंड सर्विसेज सपोर्ट्स आर नो लॉन्गर अवेलेबल, अब उसकी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो आपके पास प्रोडक्ट है वो आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप कंडेम करेंगे। इक्विपमेंट दैट हैज बीन डैमेज्ड बाय द कंटैमिनेशन, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो है जो कंटैमिनेशन के कारण जो है डैमेज हो चुका है, या टू इंक्रीज वर्क एफिशिएंसी। कई बार क्या होता है, कोई पुराना प्रोडक्ट हम यूज कर रहे होते हैं, मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं ताकि जो है एम्प्लॉय जो है, जो स्टाफ है हमारा, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, बेस्ट जो है हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए। तो इन चीजों के लिए हम प्रोडक्ट को कंडेम करते हैं। तो लाइफ स्पैन एक्सपायर हो जाए, बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हो जाए, ऑब्सोल्यूट है, अनसर्विसेबल है, जिस भी वजह से वो डैमेज हो गया, अब हम उसको सर्विस में यूज नहीं ला रहे हैं, सरप्लस आइटम है, वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज कर रही है, पार्ट सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो हम कंडेम करेंगे। So now what is the procedure for contamination and disposal of articles in NVS? So non-consumable articles which are identified as fully unserviceable due to expiry of lifespan. तो किस किस का हम करेंगे, सबसे पहले प्रोसीजर, हमें आइटम पता लगाने हैं कि जो हमें कंडेम करने हैं। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स हो सकते हैं जो कि फुल्ली अनसर्विसेबल हैं। क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ स्पैन एक्सपायर हो गई है। अब लाइफ स्पैन कितनी है, ये अगर आप किसी भी स्कूल में काम करते हैं तो आपको पता होगा, आपके पास एक लिस्ट होगी जो कि ये बताती है कि किस प्रोडक्ट की कितनी लाइफ स्पैन है। अगर आप केमिस्ट्री टीचर हैं तो केमिस्ट्री लैब में अपरेटस की कितनी है, लाइब्रेरियन तो लाइब्रेरी बुक्स की कितनी है, इस तरीके से अलग अलग हमारे पास लाइफ स्पैन होती है। अगर वो एक्सपायर हो गई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो उसके बाद वो अगर खत्म हो गई है तो वो हमारा प्रोडक्ट अनसर्विसेबल हो
गया, अब हम उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नॉन सर्विस अनसर्विसेबल आइटम्स, नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स विच आर आइडेंटिफाई एज फुल्ली अनसर्विसेबल बिफोर एक्सपायरी ऑफ लाइफ स्पैन ड्यू टू अनइकोनॉमिकल रिपेयर, या फिर जो भी हमने डिस्कस किया था अनइकोनॉमिकल रिपेयर है, तो नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स जो कि अब अनइकोनॉमिकल रिपेयर के कारण जो है फुल्ली अनसर्विसेबल हो गए। क्या हमने डिस्कस किया था, कोई आइटम है सपोज 4 लाख का है और उसकी रिपेयर पे मान लीजिए 6 लाख का खर्च आ रहा है हमारा, तो वो क्या है, हम प्रोडक्ट की रिपेयर नहीं करवाएंगे, बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है। नेक्स्ट हमारा ऑब्सोलीट आर्टिकल है, ठीक है, अब यूज नहीं आएगा, हमारा ऑब्सोलीट हो गया, जैसे कोई मेडिसिन है एक्सपायर हो गई, खत्म हो गई है, जो है वो अब अनसर्विसेबल है, किसी भी कारण से, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के कारण, अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए उसकी जो इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग आपने उसको स्टोर नहीं किया, तो अब यूज करने लायक नहीं है, सो वो ऑब्सोलीट आर्टिकल्स हो गए हमारा, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ मिसिंग और स्टोलन आइटम, अगर हमें कोई भी मिसिंग या स्टोलन आइटम है उसका डिस्पोजल करना है, या फिर हमारे पास सरप्लस आर्टिकल है, जैसे आपने देखा होगा आपके पास बेंच है, डिपार्टमेंट की तरफ से और बेंच आ जाते हैं, आपके पास सरप्लस आर्टिकल्स है, तो उस सरप्लस आर्टिकल्स को भी हम कंडेम प्रोसेस में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंटामिनेशन प्रोसेस, कब कब किया जाता है कंटामिनेशन प्रोसेस, कितने कितने टाइम बाद किया जाता है, तो एक होता है हमारा एनुअली, ठीक है, ईयरली। सो कंटामिनेशन प्रोसीजर मे बी इनिशिएटेड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में महीने की शुरुआत में, हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फॉर कंटामिनेशन। जब हमारा एकेडमिक सेशन शुरू होता है, सभी लोग मौजूद होते हैं स्कूल में, तो हमारा कंटामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन एंड रिकमेंडेशन देयर ऑन बाय द स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी एज पर जेएफआर रूल 213, जेएफआर जनरल फाइनेंशियल रूल, तो जैसे हमारा एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, एनुअल स्टॉक वेरिफिकेशन फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, सो 1 अप्रैल ऑफ द एंड 31 मार्च तक हमारा जो है एनुअल ईयर के कारण जो हमारा जब स्टॉक वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया, तो जो भी रिकमेंडेशंस आएगी स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी से कि ये प्रोडक्ट हमें कंडेम करने हैं एज पर जेएफआर रूल 213, तो हम उन प्रोडक्ट को कंडेम कर देंगे। In addition to above, whenever required, stock verification may be taken up as per need in the same financial year. तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हम साल में सिर्फ एक बार कंडेम करते हैं, अगर हमें बीच में जरूरत पड़ जाए तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि साल में एक बार फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही होगा, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि जरूरत है आपके पास, तो आपके पास जैसे बहुत ज्यादा सरप्लस आइटम हो गए हैं, आपके पास रखने की जगह नहीं, इन्वेंट्री नहीं है, तो उस टाइम पर हम कंटामिनेशन प्रोसेस अपना सकते हैं। तो जब भी हमें लगेगा किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कि भाई अब जरूरत है, तो हम उसको कंटामिनेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं मिड ऑफ द ईयर भी, कभी भी किसी भी टाइम पर। नेक्स्ट हमारा एक कमेटी एट जेएनवी लेवल फॉर इनिशिएटिंग द कंटामिनेशन प्रोसीजर एंड डिस्पोजल ऑफ आइटम एज पर जेएफआर रूल 217, तो जेएफआर रूल 217 के अकॉर्डिंग जो कमेटी है, जेएनवी में एक कमेटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा कंटामिनेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना और जो भी आइटम्स है उसको डिस्पोज करना। So a committee shall be consisted to review the articles listed by stock verification committee। तो एक हमारे पास स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी है, ये स्टॉक वेरिफिकेशन कमेटी जो भी प्रोडक्ट देगी हमें फॉर कंटामिनेशन कि इन प्रोडक्ट को कंडेम करना है, एक हमने कमेटी बनाई है। कमेटी का काम क्या रहेगा, उन आर्टिकल्स को रिव्यू करना, क्या सच में वो कंडेम करने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। The status of unserviceable article which have completed their prescribed span of life, तो जिन्होंने अपनी एक्सपायरी हो गई है, स्पैन ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है, उसके बारे में रिव्यू करेंगे। या फिर कोई ऐसा आइटम है जिसकी स्पैन ऑफ लाइफ तो है लेकिन इकोनॉमिकल रिपेयर के कारण अभी जो है हमारा स्पैन में नहीं है, ठीक है, स्पैन ऑफ लाइफ है बट इकोनॉमिकल रिपेयर जो है हमारी वो हमारे अनइकोनॉमिकल पड़ रही है, यानी कि 5 लाख का प्रोडक्ट 8 लाख में जो है रिपेयर हो रहा है, तो हम उसको अनसर्विसेबल में डालेंगे। ऑब्सोल्यूट है, सरप्लस है, जो भी हमने पढ़ा था पर्पस, वो सारे प्रोडक्ट जो है कमेटी रिव्यू करेगी क्या ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट इज द बेस्ड ऑन द डिसीजन टेकन बाय द कमेटी प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी। अब जो है ये किसके द्वारा डिसीजन किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाएगा बाय द कमेटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द जेएनवी, जेएनवी डिसाइड करेगी। So will approve the proposal for the
items whose purchase value is not more than 50,000 per item and start the procedure of disposal of such articles. तो यहाँ पर डिपेंड करता है पर आइटम का, चाहे आप 10 प्रोडक्ट रखो, 10 की वैल्यू चाहे 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पर आइटम जो है वो 50,000 से कम होना चाहिए। तो ये पावर किसके पास है? जो कंसर्न स्कूल है उसी के प्रिंसिपल के पास है। सो विल अप्रूव द प्रपोजल ऑफ आइटम जिनकी भी परचेज वैल्यू कितनी होगी, नॉट मोर देन 50,000 होगी, तो उसका जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा बाय द कमेटी प्रिंसिपल द्वारा। लेकिन अगर हमारा बाय चांस कोई भी आर्टिकल जो 50,000 से ज्यादा है, मोर देन 50,000 का अगर कोई आर्टिकल है, तो उसके लिए क्या होगा? फॉर आर्टिकल्स हुज परचेज वैल्यू इज मोर देन 50,000 पर आइटम द प्रपोजल इज टू बी सेंड टू कंसर्न एनवीएस रीजनल ऑफिस फॉर द अप्रूवल। तो जहां पर भी हमें लगता है कि जो आर्टिकल है जहां पर परचेज वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, चाहे अब अपने 20 प्रोडक्ट आपको डिस्पोज करने हैं, उसमें से चाहे एक आइटम 50,000 से ज्यादा हो, तो भी ये इसी कैटेगरी में शामिल होगा, पर आइटम का है। तो अगर एक भी आइटम 50,000 से ज्यादा है तो जो प्रपोजल है उसमें हमारे पास कंसर्न जो एनवीएस है उसके आरओ से भी हम यहाँ पर अप्रूवल लेंगे। तो 50,000 से कम का है तो पावर किसके पास है? प्रिंसिपल के पास है, जो आपके स्कूल का प्रिंसिपल उसी के पास है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है तो आरओ से भी अप्रूवल ली जाएगी, क्योंकि इसमें फिर जो नियर बाय जेएनवी होगा उसके प्रिंसिपल भी इस कमेटी के मेंबर के तौर पर यहाँ पर एड ऑन होंगे। अब इसमें कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? सो कमेटी मेंबर्स कौन कौन होंगे? सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनवी, यानी कि जिस भी स्कूल में कंडेमिनेशन प्रोसेस हो रहा है उसके प्रिंसिपल रहेंगे यहाँ पर। सो प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न जेएनवी ये कौन होंगे? ये इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ नियर बाय जेएनवी to be nominated by regional office for the proposed items having the original purchase value more than 50,000 per item। लेकिन अगर कंडेमिनेशन प्रोसेस में किसी एक आर्टिकल की भी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो कमेटी में एक और मेंबर ऐड हो जाएगा, जो कि क्या होगा? हमारा नियर बाय जेएनवी स्कूल का प्रिंसिपल है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई नंबरिंग भी नहीं दी है कि ये मेंबर है, क्योंकि 50,000 से ज्यादा होगा तो ये मेंबर होगा, अगर कम है तो नहीं होगा। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है? नॉमिनी ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चेयरमैन वीएमसी। वीएमसी इज द विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। सो एक यहाँ पर नॉमिनी होगा, या तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास एक टेक्निकल एक्सपर्ट होगा फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। उसके बाद हमारे पास जो वाइस प्रिंसिपल हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होंगे। बाय चांस अगर वाइस प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है या हमारे पास वो सिचुएशन जो पोजीशन है वो वैकेंट है, तो फिर हमारे पास सीनियर मोस्ट जो पीजीटी होंगे तो वो यहाँ पर जो है यहाँ पर इस कमेटी के मेंबर होंगे। या तो वीपी है नहीं, लीव पे है या किसी भी कारण से, या फिर जो है हमारे पास अभी पोजीशन खाली है, तो हम मोस्ट सीनियर जो भी सीनियर मोस्ट पीजीटी होंगे उसको हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे एज ए मेंबर। नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉक होल्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टॉक। तो जो भी स्टॉक मैनेज कर रहा है उसका जो स्टॉक होल्डर होगा वो इस कमेटी का मेंबर होगा। स्टोर कीपर मेंबर होगा, और इसके अलावा ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं है तो सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट यानी कि एसएसए वो भी नहीं है, तो अपर डिवीजन क्लर्क जो है वो यहाँ पे मेंबर होंगे इस कमेटी के, जो कि सेक्रेटरी के तौर पर होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास मेंबर्स हैं इस कमेटी जो बनाई गई है कंडेमिनेशन प्रोसीजर के लिए। ये कमेटी बनाई जाती है और ये उसके रिस्पेक्टिव मेंबर हैं। इसमें बस आपको ध्यान रखना है 50,000 तक की लिमिट प्रिंसिपल के पास है। अगर 50,000 से ज्यादा का कोई आइटम है तो हमें नियर बाय जेएनवी के प्रिंसिपल को भी ऐड करना होगा इस कमेटी में विद द आरओ अप्रूवल। So nomination of principal of a nearby JNV is not required if the proposed condemnation list item does not contain any item whose purchase value is more than 50,000। तो जो भी आप कंडेमिनेशन प्रोसेस अपना रहे हो, अगर उसमें से कोई भी आइटम आपका 50,000 से ज़्यादा का नहीं है तो हम प्रिंसिपल को कंसर्न जो नियर बाय जेएनवी का प्रिंसिपल है उसको इस कमेटी में हम ऐड नहीं करेंगे। इफ 2 or more item combined are of 50,000 then nearby school principal is not required। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये हमारे सिंगल प्रोडक्ट की है। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट को जोड़ दें और उसकी वैल्यू तब 50,000 से ज्यादा है तो भी हमें नियर बाय स्कूल प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होने वाली। नाउ
अब हमने डिसाइड कर लिया, कमेटी बना ली, प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया किस किस को डिस्पोज करना है, स्टॉक वेरिफिकेशन द्वारा, रजिस्टर के द्वारा हमारे पास लिस्ट भी आ गई, वो भी हमें पता है कि वेरीफाई करनी है और ये कमेटी ही इसको वेरीफाई करेगी। नाउ किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस आइटम्स, सरप्लस आइटम्स हमारे हैं तो वो किस तरीके से होंगे। सो जेएनवी व्हेन शिफ्टेड फ्रॉम द टेम्परेरी साइट टू परमानेंट साइट में हैव मेनी सरप्लस आइटम, जैसे कि जीआई शीट्स हो गई, जीआई पाइप्स हैं, सीलिंग फैंस है, ट्यूबलाइट फिटिंग्स है, वाटर स्टोरेज टैंक्स है, वाटर टैप, स्टूडेंट्स बेड हो गए, आयरन डबल बेड है, इलेक्ट्रिक फिटिंग है, स्विच, एमसीबी, वायर्स, केबल्स, तो ये सब हमारे पास सरप्लस आइटम हो सकता है। और वो सरप्लस आइटम जो अब हमारे लिए सर्विसेबल है, यानी कि जिसको हम यूज में ला सकते हैं, हमने यूज ही नहीं किया है। सो ए प्रपोजल फ्रॉम प्रिंसिपल टू जेएनवी शुड बी फॉरवर्डेड टू आरओ। तो ऐसे केस में अगर आपके पास ये सारा सामान है तो आप आरओ को जो है एक प्रपोजल भेजोगे कि ये आइटम हमारे पास अवेलेबल है और ये हमारे पास सर्विसेबल है, ठीक है, ये यूज में आ सकते हैं। सो रीजनल ऑफिस विल परमिट प्रपोजल। तो रीजनल ऑफिस क्या करेगा, यहाँ पे आरओ क्या करेंगे, इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको हम नियर बाय जेएनवी जो स्कूल्स हैं शायद वहां पे रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर भी हम भेज सकते हैं। सो द ट्रांसफर ऑफ आइटम टू नियर बाय जेएनवी कंसिडरिंग द वेबल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो हम जो है आरओ ये डिसाइड करेगा क्या किसी नियर बाय जेएनवी में जरूरत है, अगर है तो वहां पर भेजा जा सकता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हम यहाँ पर मान के चलेंगे कि कितनी आएगी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। ऐसा ना हो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग जाए, प्रोडक्ट इतने का नहीं है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। डिस्पोजल ऑफ आइटम बाय द ऑक्शन बाय द जेएनवी, या फिर हम उसका क्या कर सकते हैं, ऑक्शन द्वारा जो है उनको डिस्पोज कर सकते हैं। So while shifting of Vidyalaya from temporary to permanent site, fragile item which might get damaged during shifting or would not be required at permanent site may be disposed of with the approval of RO prior to shifting of Vidyalaya। तो अगर एनवीएस टेम्परेरी साइट से परमानेंट साइट पर मूव हो रहा है और कोई भी फ्रेजाइल आइटम है जिसका टूटने फूटने का डर है कि जैसे ही हम लेके जाएंगे टूट फूट सकता है, ऐसे प्रोडक्ट को हम पहले ही डिस्पोज कर सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ RO शिफ्टिंग होने से पहले। नेक्स्ट इज द कंडैमिनेशन प्रोसीजर। सो स्टॉक की अब जो है पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, अब हम ये समझेंगे कहाँ से शुरुआत होती है, किस तरीके से कंडैमिनेशन प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले जो स्टॉक होल्डर होगा कंसर्न स्कूल का, सेल प्रिपेयर द लिस्ट इन द प्रेस्क्राइब परफॉर्मा, एक पूरा प्रेस्क्राइब परफॉर्मा है, उसमें एक लिस्ट बनाई जाएगी कि कौन कौन सा आइटम है जो हमें कंडेम करने हैं। एज पर द फॉर्मेट बिलो, जो भी हम देखेंगे, सबमिट द केस टू द प्रिंसिपल आफ्टर एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, फर्स्ट स्टेप में जो हमारा स्टॉक होल्डर है वो क्या करता है, यहाँ पर एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन करता है प्रोडक्ट की, जो हमने कहाँ पढ़ा है, जीएफआर में भी पढ़ा है, राइट। तो एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कौन से जो है हमारे पास सरप्लस है, अनसर्विसेबल है, उन सब के बाद पूरी लिस्ट बना के जो है स्कूल के प्रिंसिपल को सेंड की जाएगी कि ये प्रोडक्ट है जो हमें कंडेम करने हैं। सो फॉर्मेट में पूरा दिया जाएगा, और फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर फॉर्मेट है ये कि सीरियल नंबर क्या है, नेम ऑफ द आर्टिकल क्या है, कौन सा आर्टिकल है, कितनी क्वांटिटी है, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, डेट ऑफ परचेज क्या है, स्टॉक रजिस्टर आपने जो मेंटेन किया है उसके अकॉर्डिंग पेज नंबर क्या है, लाइफ स्पैन क्या थी कि लाइफ स्पैन अभी बची है या खत्म हो गई है हमारी, या फिर हमारे पास डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी आ रही है, जस्टिफिकेशन होगा बाय द स्टेक होल्डर क्यों हम उसको कंडेम कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिमार्क्स आ जाएंगे। ये पूरी लिस्ट बना के स्टॉक होल्डर द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल को भेजी जा रही है। सेकेंड स्टेप पे क्या होगा, द ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी कि ओएस अगर वो नहीं है तो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट शेल रिव्यू एंड प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड हेडवाइज लिस्ट विद कंप्लीट डिटेल इन अबव फॉर्मेट एंड पुट अप बिफोर द कंडेमिनेशन कमेटी आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। स्टॉक होल्डर ने प्रिंसिपल को लिस्ट भेजी, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है, एसएसए है, जो हमारे पास लिस्ट आई है उसको चेक करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे और अपनी उस पर रिकमेंडेशन लगा के जो है प्रिंसिपल को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। तो सेम फॉर्मेट जो है अपना अपनाया जाएगा, ये जो है सेम फॉर्मेट है, यहाँ तक हमने देखा। तो यहाँ पर अब जस्टिफिकेशन जो है फॉर कंडेमिनेशन बाय द स्टेक होल्डर थी, और जो रिमार्क्स है अब यहाँ पर आ जाएगा बाय द कंडेमिनेशन कमेटी। तो कमेटी जो है अपनी यहाँ पर प्रोसेस देगी, कंडेमिनेशन कमेटी को भेजा जाएगा प्रिंसिपल की अप्रूवल के बाद। कमेटी में कौन कौन था ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
So the condemnation committee shall examine the consolidated headwise list and also make recommendation on each and every item proposed for the condemnation. अब condemnation जो कमेटी है वन बाय वन हर एक आइटम को देखेगी और डिसाइड करेगी हर एक ईच एंड एवरी आइटम को जो भी प्रपोज्ड है इंस्पेक्शन के लिए कि क्या इसका क्या स्टेटस है, हमें करना चाहिए कंडेम या नहीं करना चाहिए, डेट ऑफ परचेज क्या थी, लाइफ स्पैन खत्म हुई कि नहीं हुई है, वैलिडिटी कितनी बची है, इन सब के बेसिस पर डिसाइड करेगी और ये सबमिट कर देगी चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर द अप्रूवल. और चेयरमैन कौन थे? ऑब्वियसली प्रिंसिपल थे, वो चेयरमैन थे. तो इस तरीके से उन्होंने लिस्ट बनाई और चेयरमैन को यानी कि प्रिंसिपल को भेज दिया जाएगा. Now the article which can be condemned at the level of JNV. अब JNV की लेवल पे कौन से हो सकते हैं जिसमें हर एक आइटम की वैल्यू हमारे पास 50,000 से कम होगी. So article which can be condemned at the level of JNV may be decided and proposal for the rest which require the approval from RO may be forwarded to the RO with complete details and recommendation after verification as per the prescribed format. तो अगर 50,000 से कम का आइटम है तो प्रिंसिपल डिस्पोज कर सकते हैं, 50,000 से ज्यादा गए हैं तो RO से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और कमेटी में कंसर्न जो जीएनवी है उसके साथ साथ एक नियर बाय जीएनवी के प्रिंसिपल भी ऐड होंगे. तो अपनी रिकमेंडेशन प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में यहाँ पर भेज दी जाएगी प्रपोजल के साथ. और जो आरओ है यहाँ पर रीजनल ऑफिसर विल टेक द डिसीजन विद इन द 15 days प्रायर टू द रिसिप्ट ऑफ द प्रपोजल फ्रॉम द जीएनवी. तो जब जो जीएनवी से प्रपोजल आया है उनके पास उसके 15 दिन के अंदर आरओ अपनी अप्रूवल या डिसअप्रूवल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे. तो सेम फॉर्मेट है यहाँ पर हमारे पास स्टॉक होल्डर का था, फिर यहाँ पर कंडेमिनेशन कमेटी द्वारा रीजनल ऑफिस द्वारा अप्रूवल है. सो ये रिकमेंडेशन रीजनल ऑफिस से जो है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर. Now the internal audit during its inspection shall also verify that procedure followed at Vidhalya level was in conformity with these guidelines. Lapses if any shall be dealt strictly. तो इंटरनल जो है हमारे ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन की जाएगी कि जो प्रोडक्ट कंडेम क्या हुआ क्या वो सच में करने लायक था कि नहीं था. तो ऑडिट जो होता है हर एक कंपनी में इसी तरीके से यहाँ पर भी इंटरनल ऑडिट होगा, इंस्पेक्शन होगी और डिसाइड किया जाएगा कि जो गाइडलाइंस है वो फॉलो की जा रही है कि नहीं. अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो यहाँ पर की जाएगी. द आर्टिकल डिसाइडेड फॉर कंडेमिनेशन में भी ऑक्शन टू डीलर और डिस्पोज ऑफ, उसका हम ऑक्शन कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं. ये सारा प्रोसीजर हमने जीएफआर के 217 से 222 में पढ़ा है. ठीक है, तो जो भी वैल्यू यहाँ पर रिकवर होगी वो हमारी किस में जाएगी, वो हमारे क्रेडिट होगी कैपिटल रिसिप्ट में फॉर द नॉन कंज्यूमेबल आइटम अंडर द हेड ऑफ अकाउंट. हम उसको कैपिटल रिसिप्ट में ऐड करेंगे. ये भी याद रखना आपको कि अमाउंट कहाँ जाएगी, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगी. Now the principle of JNV while auctioning the unserviceable non-consumable article shall fix a reserve price or the scrap price. तो ये मैं फिक्स कर लेंगे प्राइस कि भाई इतना तो हमें कम से कम देना है. अब उसके ऊपर जो हम ऑक्शन कर रहे हैं ये हमारी मिनिमम वैल्यू है, इससे हम शुरू कर रहे हैं. वो हमारा रिजर्व प्राइस है कि इससे ज़्यादा जिसकी भी बोली लगाएगी, जिसके भी ज़्यादा हमारे पास सबसे ज़्यादा आएगा अमाउंट, उसको हम ऑक्शन कर देंगे. उसके साथ साथ स्क्रैप वैल्यू, अगर बाई चांस ऑक्शन में नहीं गया तो क्या हमारे पास स्क्रैप वैल्यू मिनिमम, तो वो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे नॉन कंज्यूमेबल आर्टिकल्स की और उसको उसी के अकॉर्डिंग डिस्पोज कर देंगे. तो जो भी हाईएस्ट बिडर होगा उसी को जो प्रोडक्ट है वो हमारा कंडेमिनेशन प्रोसेस के तहत डिस्पोज कर दिया जाएगा. Next is after receiving the approval of RO or after passing condemnation right of articles by the principal as the case may be, Vidhalya shall make appropriate entry in stock register. अब हमने प्रोडक्ट को डिस्पोज कर दिया है, हमारे पास स्टॉक में हर एक चीज मेंटेन होती है. जो भी प्रोडक्ट आया, जो भी स्टॉक हमारे पास है, तो उसमें अब हम मेंशन कर लेंगे कि भाई ये इस ऑक्शन में हमने डिस्पोज कर दिया. उसकी डिटेल हमारे पास होनी चाहिए ताकि फर्दर जब भी जरूरत हो तो हमें पता हो कौन सा सेक्शन ऑर्डर था, किस डेट पर था, कितने आर्टिकल्स क्या हुए थे, एसेट रजिस्टर, वो कंप्लीट डिटेल हमारे पास जो है निकालनी आसान हो जाए. ऑडिट पर्पस के लिए वो हम यहाँ पर अपनाएंगे. After deciding upon articles as condemnation, after deciding upon the articles of condemnation and getting approval, just a sec, of the कंडेमिनेशन कमेटी अप्रूवल ऑफ एनवीएस आरओ, द विधालय में इमीडिएटली स्टार्ट द प्रोसेस. तो जैसे ही कंडेमिनेशन जो कमेटी बनाई थी उससे भी अप्रूवल आ गया, आरओ ने भी 15 दिन के अंदर अप्रूवल दे दिया, तो उसके बाद जो भी हमारा डिस्पोजल का प्रोसेस है वो हम यहाँ पर जो है स्टार्ट कर सकते हैं कंप्लीटली. ठीक है. Whenever the items are found unserviceable due to negligence, अगर कोई भी प्रोडक्ट में पाया गया कि अनसर्विसेबल है, नेग्लिजेंस है, फ्रॉड है, मिसचीफ है, मिसिंग हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई गई है गवर्नमेंट सर्वेंट के अकॉर्डिंग, तो उसका हम पूरा का पूरा रिपोर्ट बना सकते हैं और ड्यूली कंस्टिट्यूटेड कमेटी को इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं. और अगर पाया जाता है कि एम्प्लॉय की वजह से ऐसा हुआ है
तो एम्प्लॉय के खिलाफ हम यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, पेनल्टी भी दे सकते हैं, फाइन भी लगा सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। इसके अलावा सारी चीजें जो हैं आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं अपने नोट से भी। और अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए मिल जाएगा। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं फॉर एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी, ईएमआरएस, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही। और आप इसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएंगे और यहाँ पर आप एनवीएस टाइप करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल दिख जाएगी, सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, टेस्ट सीरीज, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल है, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हमने शॉर्ट्स में सारा का सारा एनवीएस के जो भी मेन एलडीसी के टॉपिक्स थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।